इंडियन एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो डिप्लॉयमेंट किया गया है या बैटल प्लानिंग की गई है, इसमें रशियन इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प को डिप्लॉय किया गया है, जो कि दुनिया का इकलौता मैकेनाइज्ड यूनिट है जिसको इतनी ऊंचाई में डिप्लॉय किया जाता है। भारत की डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में अभी कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि हमारी एरो इंजन सेक्टर में एक रिवोल्यूशन ला सकता है। भारत की तरफ से अभी ब्राजीलियन एरोस्पेस की एम्ब्रेयर को खरीदने का प्लान किया गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद एलओसी में अभी चाइना पाकिस्तान की मदद से हथियारों को कश्मीर वैली में ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा है। और क्या इस बार भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नई रिफॉर्म लाने में कामयाब होने वाला है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प को डिप्लॉय किया गया है, जो कि पूरे दुनिया भर में मौजूद अकेला ऐसा मैकेनाइज्ड यूनिट है जिसे इतनी ऊंचाई में और खराब वेदर कंडीशन में डिप्लॉय किया जाता है। ऐसे कंडीशन में मेनली टैंक्स या फिर आर्मर्ड यूनिट का मेंटेनेंस एक बहुत ही बड़ा इशू होता है। इस यूनिट में हमारे T-90, T-72 और BMP-2 व्हीकल शामिल है और इनको अभी भारत की तरफ से लद्दाख की चुमार और डेमचोक एरिया में डिप्लॉय किया गया है। इन टैंक्स को अभी लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई में डिप्लॉय किया गया है और ऐसे में इंडियन टैंक्स के सामने चाइना की टाइप 15 लाइट टैंक है और ये फायर पावर के मामले में इंडियन टैंक्स का सामना नहीं कर सकता है। इंडियन आर्मी का कहना है कि वो पूरे विंटर में यहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट जारी रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो किसी भी चाइनीज एग्रेशन का जवाब देने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। अभी जहाँ पर इन टैंक्स को डिप्लॉय किया गया, यहाँ पर विंटर में टेम्परेचर -35 तक नीचे जा सकता है, लेकिन वहीं पर फायर एंड फ्यूरी कॉर्प की बात करें तो हमारे आर्मर्ड व्हीकल -40 डिग्री तक भी यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के मेजर जनरल अरविंद कपूर ने बताया कि लद्दाख में अभी भारत लॉजिस्टिक के लिहाज से एकदम तैयार है और हमारे मैकेनाइज्ड यूनिट के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं। इस वजह से ये काफी लंबे समय तक बिना किसी परेशानी से ही ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें मेंटेनेंस फैसिलिटी के साथ साथ एम्युनिशन स्टोरेज भी शामिल है और इंडियन आर्मी का फायर एंड फ्यूरी कॉर्प अकेला ऐसा यूनिट है जो कि इस तरीके की कंडीशन में भी आर्मर्ड व्हीकल को ऑपरेट कर सकता है। और इंडियन आर्मी के मुताबिक इंडियन आर्मी की इस यूनिट की बात करें तो ये दुनिया की किसी भी तरह के वेदर कंडीशन में और किसी भी टेरेन में किसी भी दुश्मन का सामना कर सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत बहुत ही जल्द इंडियन आर्म फोर्सेस को अलग अलग मिलिट्री इक्विपमेंट को लीज पर लेने की इजाजत देने वाली है, जिससे किसी भी इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए जो टाइमलाइन होता था वो काफी हद तक कम होने वाली है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा रिलीज किए गए हमारी नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की ड्राफ्ट के मुताबिक भारत में ऑफसेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए और हमारी इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट पर जोर देने के लिए ये सब किया गया है। साथ ही डिफेंस इक्विपमेंट को लीज पर लेने का जो प्रोविजन था उसमें अभी काफी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अभी भारत चाहे तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट या फिर सिमुलेटर्स को भी लीज पर ले सकता है और मेनली यहाँ पर जिन इक्विपमेंट को डायरेक्टली जंग के दौरान इस्तेमाल नहीं किया जाएगा उनको लीज पर लिया जा सकता है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि ऐसे में कम बजट के अंदर हम आर्मी की करंट रिक्वायरमेंट को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एक शॉर्ट नोटिस के दौरान ही ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर्स को भी लीज पर लिया जा सकता है। अभी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे तीनों सेनाओं के लिए भी एक स्पेसिफिक ट्रायल विंग को सेटअप करने का प्लान किया गया, जो कि मेनली किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट की फील्ड एवोल्यूशन करने वाली है और किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने से पहले जो भी ट्रायल प्रोसीड्योर चलता था वो सब इनके अंडर होने वाली है। पहले इसके लिए अलग अलग ब्रांच से ऑफिसर को बुलाया जाता था, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन बिठाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था और ये काफी वक्त ले लेता था, लेकिन अभी इसको पहले के मुकाबले काफी जल्दी किया जा सकेगा। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रपोजल को इशू किया गया और इसमें मेनली चिप मैन्युफैक्चरर्स और एरो इंजन मैन्युफैक्चरर्स फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसके मुताबिक अगर भारत में कोई एरो इंजन कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करता है और यहाँ पर अपनी एरो इंजन को बनाने लगता है तो भारत के जो भी डोमेस्टिक फाइटर जेट डेवलपमेंट चल रहे हैं उन सभी में बिना किसी कंपटीशन के ही उस कंपनी की इंजन को इस्तेमाल करने का क्लियरेंस दे दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी इंजन को कहीं पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एरोस्पेस कंपनी आके भारत में 110 किलोटन क्लास की कोई इंजन को मैन्युफैक्चर करता है तो उसको बिना किसी कंपटीशन के साथ ही हमारे एमका प्रोजेक्ट में या फिर मीडियम वेट फाइटर प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर यहाँ पर मल्टीपल कंपनी आती है तो वहाँ पर कंपटीशन देखने को मिल सकती है।
लेकिन फिर भी हमारे एरोस्पेस सेक्टर को एक बहुत ही बड़ा इनिशियल बूस्ट देने वाला है। अगला अपडेट एम्ब्रेयर को लेके है। 1 या 2 महीने पहले मैंने आप सभी को बताया था कि ब्राजीलियन एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर अभी काफ़ी लॉस में चल रही है और वो अभी अपनी मैक्सिमम शेयर को बेचने वाले हैं। और ब्राज़ील की तरफ से यहाँ पर 2 देशों के साथ इसको बेचने के लिए बातचीत किया जा रहा था जो कि इसे खरीद सकते हैं। एक चाइना और दूसरा भारत है। अब ऐसे में ब्राज़ील चाहता है कि भारत की तरफ से इसको खरीद लिया जाए और ब्राज़ील की एम्बेसी की तरफ से ये बताया गया था कि भारत आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनने वाला है और वो भारत के साथ टाई अप करने के लिए काफ़ी इच्छुक हैं। और अगर भारत इसे खरीद लेता है तो वो भारत में ही एक इंडियन ब्राजीलियन कंपनी सेटअप करने वाले हैं। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में ब्राज़ील की तरफ से बताया नहीं गया था क्योंकि अभी वो फॉर्मली भारत और चाइना के लिए बिड को ओपन कर रहे हैं और अगर बिड सबमिट होने से पहले वो किसी को सपोर्ट करने लगते हैं तो चाइना यहाँ पर कंप्लेन कर सकता है। वहीं पर अभी भारत की तरफ से भी एम्ब्रेयर की कमर्शियल डिवीजन को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से भी एम्ब्रेयर को एक्वायर करने के लिए पेमेंट प्लान को तैयार किया जा रहा है जिसको इस्तेमाल करके इसको फाइनेंस किया जाएगा। अभी अगर भारत इसे खरीद लेता है तो भारत एविएशन सेक्टर में एक जंप लगा सकता है क्योंकि एयरबस और बोइंग के बाद एम्ब्रेयर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन कंपनी था। हालांकि अभी इसकी हालत काफी खराब है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से ही इसी क्वार्टर में एम्ब्रेयर को लगभग $315 मिलियन का नुकसान हो चुका है। अगला अपडेट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेके। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबर में से 4 मेंबर भारत की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट कर रहे थे। इसी दौरान यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के दौरान अपनी स्पीच देते हुए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर अपनी इच्छा जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से दूर रखा जाएगा और कब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की डिसीजन मेकिंग बॉडी से भारत को अलग रखने की कोशिश की जाएगी। भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन के दौरान भी अपने जवानों को रेगुलर बेसिस पर भेजा जाता है और इस मिशन के दौरान हमने सबसे ज्यादा जवानों को खोया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि जब हम कमजोर थे तब हम किसी के ऊपर बोझ नहीं थे और अभी जब हम ताकतवर बनते जा रहे हैं तब भी हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। और यूनाइटेड नेशन का और भारत का स्लोगन भी एक जैसा है। अभी हाल ही में ही भारत को 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर भी इलेक्ट किया गया है और यह 8वीं बार है जब भारत को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। पीएम मोदी जी ने इसके लिए सभी देशों का धन्यवाद भी किया जिन्होंने भारत के लिए यहाँ पे समर्थन किया था। अभी यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट सीट को लेकर 4 वीटो पावर कंट्री भारत का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी ये कहा गया था कि वो यूनाइटेड नेशन में अभी रिफॉर्म लाने के लिए भारत का हर मुमकिन मदद करने वाले हैं। वहीं पर जब भारत को एक बार फिर से नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर इलेक्ट किया गया तो चाइना की तरफ से ये कहा गया था कि वो सभी पार्टीज के साथ बेहतर कोऑपरेशन को बनाने की कोशिश करने वाले। लेकिन भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर चाइना की तरफ से अभी तक अपना मुंह नहीं खोला गया है, जिससे साफ होता है कि जब इस बार भी भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर बाकी 4 देश सपोर्ट करने वाले हैं तब चाइना यहाँ पर भारत के खिलाफ अपनी वीटो का इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन भारत की तरफ से यहाँ पर वैक्सीन डिप्लोमेसी भी किया जा रहा है क्योंकि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल सेक्टर मौजूद है और भारत अकेला ही पूरे दुनिया भर के देशों को सफिशिएंट मात्रा में वैक्सीन प्रोड्यूस करके सप्लाई कर सकता है। हालांकि भारत की तरफ से इसको कंडीशन के तौर पर पेश नहीं किया गया है और भारत सबको चाइनीज रायते की वैक्सीन देने में मदद करने का ऑफर दे रहा है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स के एक टॉप ऑफिसर ने बताया कि चाइना की तरफ से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट किया गया ये दरअसल रशियन मिलिट्री टैक्टिक्स से काफी सिमिलर है और चाइना के मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ साथ उनकी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी में भी रशियन इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो चाइना की तरफ से फॉरवर्ड एरिया में लगभग 50,000 के आसपास ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखा गया है जो कि हैवी वेपन्स के साथ साथ पीछे से एयर डिफेंस सिस्टम से सपोर्टेड है और ये सोवियत ओरिजिन फाइटिंग टैक्टिक्स है जहां पर इन्फेंट्री ट्रूप्स को फ्रंट लाइन में हैवी वेपन के साथ डिप्लॉय करने के बाद बीच में एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होते हैं और उसके पीछे डेप्थ एरिया में जाके मेन एयर बेसेस मौजूद होते हैं जो कि एयर सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं। अब भारत चाइना की स्ट्रेटजी के बारे में पहले से अच्छी तरीके से जानता है और पिछली बार जब गगन शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था तो इसमें किसी भी चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करने की प्रैक्टिस की गई थी और इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगभग 11,000 से ज्यादा सॉर्टी कंप्लीट किए गए थे और इसमें से 9,000 के करीब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के द्वारा कंप्लीट किया गया था। इसके बारे में बात करते हुए मेजर जनरल GD बक्सी ने बताया कि इस एक्सरसाइज को 72 से 72 सिचुएशन को नजर में रख के कंडक्ट किया गया था और किसी भी चाइनीज मिसाइल स्ट्राइक से बचने के लिए भी भारत के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में काफी सारे एयरवेज मौजूद हैं और भारत अभी एडवांस लैंडिंग राउट्स को भी बना चुकी है। लेकिन चाइना के पास कोई भी नजदीकी एयरवेज मौजूद नहीं और चाइना की तरफ से
जिस सोवियत एरा टेक्निक को अभी अप्लाई किया जा रहा है, ये स्ट्रेटेजी भारत के खिलाफ चाइना को बहुत ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये टेक्निक 50 साल पुरानी है जब बेहतर एयर टू ग्राउंड वेपन डेवलप नहीं हुए थे। ऐसे में बिना क्लोजर सपोर्ट के चाइना के फ्रंटलाइन ट्रूप्स को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फायर किए गए स्टैंडर्ड वेपन से बहुत ही भारी नुकसान होने वाली है। और बिना एयर सपोर्ट के चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। तिब्बत में चाइना के पास जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस होने वाली है वो इसकी टेरेन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर छुपने के लिए कोई भी नेचुरल कैमोफ्लेज मौजूद नहीं है, जिस वजह से चाइना की किसी भी हरकत को और डिप्लॉयमेंट को भारत इजीली स्पॉट कर सकता है। और अभी भारत की तरफ से एक 10 दिन की इंटेंस लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है। अगला अपडेट भारत, चाइना और पाकिस्तान को लेकर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच चल रही तनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ से भी LOC में भी डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। इंडियन आर्मी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक हालांकि पाकिस्तान की तरफ से LOC में कोई भी लार्ज स्केल की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो अभी भी कश्मीर में सुअरों को घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो सुअर पहले से ही भारत के अंदर घुस चुके हैं उनके पास हथियारों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बॉर्डर में भारत की तरफ से काफी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिस वजह से यहाँ से फिजिकली घुसपैठ करना एकदम से नामुमकिन बन चुका है। लेकिन अभी वो हथियारों को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर चाइनीज ऑरिजिन हेक्साकॉप्टर का या फिर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसेंटली 23 और 24 तारीख के बीच रिकवर किए गए एमुनिशन से पता लगा है कि पहले तो वो AK-47 को सप्लाई करते थे, लेकिन अभी एक चाइनीज में T-97 राइफल को भी कश्मीर में ड्रोन की मदद से भेजने की कोशिश किया जा रहा था। और इनको भेजने के लिए जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था ये भी चाइनीज ऑरिजिन ड्रोन है, जिनको हाल ही में ही चाइना की तरफ से पाकिस्तान को गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है कि इन ड्रोन्स की मदद से हथियार कश्मीर में ड्रॉप्स करने के पीछे ISI शामिल है, लेकिन हो सकता है इसमें चाइना भी शामिल है, क्योंकि QBZ सीरीज के राइफल पाकिस्तान में नहीं बनते हैं और ना ही इनको बड़ी मात्रा में पाकिस्तान की आर्मी में इस्तेमाल किया जाता है। इनको सिर्फ लिमिटेड नंबर में पाकिस्तान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें पाकिस्तान तो शामिल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन हथियारों को अभी यहाँ पर चाइना जानबूझकर सप्लाई कर रहा होगा, क्योंकि वो भी यहाँ पर चाहता होगा कि अगर कश्मीर वैली में कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगला अपडेट Mi-17 हेलीकॉप्टर को लेके। इसके बारे में एक दिन पहले ही क्याक की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की Mi-17 हेलीकॉप्टर में से 90 हेलीकॉप्टर अभी लिमिटेड कैपेबिलिटीज के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। और लिमिटेड कैपेबिलिटी से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि ये हेलीकॉप्टर रात में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, खराब वेदर कंडीशन में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ किसी भी बैटल ग्राउंड में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ओरिजिनली 2002 में इनको अपग्रेड करने का प्लान किया गया था और ऐसे 172 हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करने का प्लान 2002 में इनिशिएट किया गया था, लेकिन 2015 तक ये डील फाइनल नहीं हो पाई थी और आखिरकार 2017 में से 90 हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करने के लिए इजराइल की एल्बिट सिस्टम के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया, जिसके बाद 2018 से 2019 के बीच एल्बिट सिस्टम की तरफ से Mi-17 हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करके इसकी पहली प्रोटोटाइप्स को भारत को डिलीवर किया गया था। इसके बाद इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और HAL के द्वारा अपग्रेड करने का प्लान किया गया और इसमें लगभग एडिशनल 1720 करोड़ खर्च होने वाली थी और इसमें लगने वाली सभी इक्विपमेंट को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से सप्लाई करने का प्लान किया गया था। पर यहाँ पर एक और दिक्कत यह था कि 90 हेलीकॉप्टर में से 56 हेलीकॉप्टर अभी ऐसे हैं जिनको 1984 से 89 के बीच इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। यानी कि हेलीकॉप्टर जब इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए थे तब आप में से बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे और यहाँ तक कि मैं भी पैदा नहीं हुआ था। तो इन हेलीकॉप्टर्स की जो सर्विस लाइफ थी वो 35 साल की थी और ये 2024 तक पूरा होने वाला है। यानी कि अपग्रेड होने के बाद इनमें 2 साल के आसपास की लाइफ बचने वाली है, जिस वजह से इनको अपग्रेड करने का कोई खास फायदा हमको नहीं मिलने वाला है। एक और मजे की बात तो मैं बताना भूल ही गया कि दरअसल ये जो हेलीकॉप्टर अभी HAL और VL के द्वारा अपग्रेड होने वाले हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।